आज जहाँ पर राजनीति कई मामलों में कई हिस्सों में जो उसका स्तर है गिरता जा रहा है, वो एक ऐसे बेहतरीन नेता थे, वो एक ऐसे आदर्शवादी नेता थे कि अगर वो अपने विरोधी दल पर किसी प्रकार का कटाक्ष भी करना चाहते थे तो एक उनका कविता का अंदाज होता था, एक उनका हास्य का अंदाज होता था, पर भाषाई मर्यादा जो होती थी वो हमेशा बरकरार रहती थी। और अगर मुझे थोड़ा भी मौका मिला तो मैं उन खुशामदीद आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम KB9 एक्सप्रेस में। आज हमारी खास मेहमान मध्य प्रदेश की प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा बग्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा मैम कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई है, और आज महिलाओं को लेके जिस तरह से देखा जाए तो आज महिलाएं अपने आप को इतना इनसिक्योर फील करती हैं। आपका राजनीति में आना और इस उम्र में जहाँ तक लोग अपनी स्टडी के बारे में, जॉब के बारे में सोचते हैं, उस वक्त आप इस फील्ड में आना, तो किस तरह से आपका एक राजनीतिक सफ़र रहा शुरुआती दौर का? आदिल जी, देखिए, जब हम युवा होते हैं और स्पेशली स्टूडेंट होते हैं तो एक बहुत चाह होती है कि जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा चले, जो गरीब वंचित हैं उनकी कहीं ना कहीं पर मदद कर सके। और इन सब का जो माध्यम होता है, जब आप सर्व करना चाहते हैं सही मायने में, तो आप सामाजिक तौर पर तो कर सकते हैं, पर उसको अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो मुझे लगता है कि राजनीति ही एकमात्र विकल्प बचता है। और जब हम देखते हैं कि देश में एक ही सत्ताधारी दल लंबे समय तक राज करता है तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी आती है, कहीं पर जो लोग हैं वो निराश भी होते हैं, कहीं पर उनकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं। उसी दौरान आया अन्ना मूवमेंट। और अन्ना मूवमेंट में आपने देखा होगा कि देश में जितने युवा थे उनमें एक ललकार थी, उनमें एक चाहत थी कि जो देश का सिस्टम है उसको बदला जाए। और उसी सिस्टम को बदलने की चाह को लेकर मैं भी अन्ना आंदोलन में कूद गई। और अन्ना आंदोलन में आने के बाद जब सबका जोश मिला, और आप यकीन मानिए कि मोटे मोटे पैकेज छोड़कर जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं जो विदेशों में कहीं सेटल थे, कोई आईटी कंपनी में था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई समाजशास्त्री था, वो अपनी मोटी कमाई छोड़कर वापस हिंदुस्तान आ गए उस मोमेंट से जुड़ने के लिए, राजनीति को बदलने के लिए, राजनीति के अर्थ बदलने के लिए। वापस से पॉलिटिक्स को वो उसी दिशा में लेके जाना चाहते थे जिन आदर्शों पे, मूल्यों पे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा हुआ था। राम मनोहर लोहिया जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जिस प्रकार से कई महान दिग्गजों ने हमारे सिस्टम को खड़ा किया, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, जिन मूल्यों पे खड़ा किया जो कहीं पीछे छूट रहा था, उसी चाह में मैं भी अन्ना आंदोलन से जुड़ी। और जुड़ने के बाद जब अन्ना आंदोलन ने एक पार्टी का फॉर्म लिया और राजनीतिक दल बनने का एक फैसला हुआ आम आदमी पार्टी के तौर पर, तो मैंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। और प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय उसमें मुझे कई दायित्व मिले जिसको मैंने अपनी ओर से बखूबी निभाने की कोशिश की। पर समहाउ जब मुझे लगा कि जिस मिशन के लिए हम आए थे, जिस विजन को हमने देखा था, ये पार्टी बनने के बाद कहीं पीछे छूटता जा रहा है। जो आंदोलन के साथी हैं वो लगातार छिटकते जा रहे थे। कुमार विश्वास कहीं पीछे छूट गए, प्रशांत भूषण जी कहीं पीछे छूट गए, उनके पिताजी कहीं रह गए, और ऐसे तमाम सारे बड़े दिग्गज आए थे जो ब्यूरोक्रेट्स भी थे, जो लगातार समाज के सुधार के लिए भी काम कर रहे थे, जो लगातार निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ लुटाकर, जो मतलब उनने जिंदगी भर में कमाया था वो सब कुछ लगाकर पार्टी के लिए फ्लोर पर सोना, गद्दे हैं तो ठीक है, नहीं है तो जमीन पर ऐसे ही लेट जाना, दिन रात पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए मेहनत करते रहना। तो एक अलग ही फीलिंग आने लगी थी वो आज़ादी वाले मोमेंट की, कि इस वक्त में देखा जाए कि इस वक्त के दौर पर जहाँ पर आज के वक्त में हर इंसान भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अपना अपना करने में लगा हुआ, उस वक्त आपको कुछ बदलाव नज़र आ रहा। जी हाँ, एक चीज़ और, जब आपने अपनी लाइफ का एक डिसीजन लिया तो उस वक्त आपके परिवार का, आपके दोस्तों का रिएक्शन क्या था जब आपको उनको मालूम चला कि आपने एक राजनीति पॉलिटिक्स में आप कदम बढ़ा चुकी हैं? तो उस वक्त उन लोगों का साथ आपके साथ कैसा था?
मैं आपके इस सवाल पे बाद में आऊंगी। जो इससे पहले आपने सवाल पूछा था कि महिलाओं के लिए क्या राजनीति में आना कोई चुनौती है, तो देखिए, महिलाओं के लिए किसी भी फील्ड में आज के समय मुझे लगता है जाना चुनौती नहीं है। एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, और आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए, उस एम्बिशन तक पहुंचने के लिए आपके पास एक तड़प होनी चाहिए। जब मैं समझती हूँ कि आज जब पढ़ा लिखा आदमी कई बार सिस्टम के चक्कर लगाते लगाते इतना थक जाता है कि वो अपनी लड़ाई को अधूरा छोड़ देता है, तो वहाँ पर आप उस गरीब वंचित का सोचिए जिसके पास एजुकेशन का माध्यम नहीं है, जिसके पास इतना एक्सपोजर नहीं है, जो किसी सिटी से नहीं बिलोंग करता। बस इस चीज़ को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया था कि कम से कम इतना कर दूं कि दिन में किसी एक व्यक्ति के होठों पर मुस्कान आ जाए, अगर उसकी मुश्किल हल हो जाए तो। इसी के तहत मैंने भी निर्णय लिया। और चुनौतियां देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो हर फील्ड में है, और अगर आपको अच्छा साथ मिलता है संगठन का, फील्ड का, लोगों का, तो वो निरंतर जो प्रक्रिया है चलती रहती है। और मेरे अंदर हमेशा एक सोच थी कि कम से कम मैं एक ऐसी फील्ड में जाऊं जहाँ पर मुझे किसी की डिपेंडेंसी की आवश्यकता ना पड़े, किसी की सिफारिश की आवश्यकता ना पड़े, और मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा वो भी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का रहा। उसके बाद तमाम सारे नेशनल बड़े चैनल, रीजनल चैनल्स के साथ मैंने काम किया, और मीडिया से स्विच करके पॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे लगा कि मीडिया एक माध्यम हो सकता है वंचितों की आवाज़ उठाने का। आप उसमें काम करके अपनी बातों को रख सकते हैं, समाज में जो दिक्कतें हैं उसको रख सकते हैं, पर अगर उसको अमली जामा पहनाना है, उसको किसी अंजाम तक पहुंचाना है, तो राजनीति ही एक ऐसा विकल्प है जिसमें आप पॉलिसी मेकर के तौर पर आप मुखरता से, चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, आप इन लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे हमेशा ही लोगों का, दोस्तों का और साथ ही परिवार का भरपूर साथ मिला। ऐसा नहीं था कि कुछ राजनीति को हुए के तौर पे या कोई ऑब्जेक्शनेबल अगर कहीं करियर के तौर पर देखा जा रहा था मेरी फैमिली में या फ्रेंड्स में। बहुत सहजता से अपनाया, क्योंकि उनके लिए राजनीति एक स्टारडम नहीं है। अक्सर युवा जो हैं वो खो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर उन्हें जर्नलिज्म में जाने का मौका मिल रहा है, वो टीवी एंकर या पत्रकार बन गए हैं, तो उन्हें एक स्टारडम मिल जाएगा, एक फेस बन जाएंगे। उसी तरीके से पॉलिटिक्स को भी अक्सर इसी तरीके से देखा जाता है, पर सही अर्थ में जितना ग्लैमरस ये सब दिखता है, ये उतना ग्लैमरस नहीं होता। आपको धरातल पर जाकर, लोगों के बीच में रहकर निरंतर काम करना पड़ता है, और जब तक आप उनकी समस्या सुनेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे और उसे हल नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये जो पूरा सफ़र है वो सार्थक नहीं होगा। अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो आपकी विचारधारा जानना चाहता हूँ कि मैं, आपकी विचारधारा क्या है राजनीति के बाद, और आपकी सोच किस तरह से बदली लोगों के प्रति, आम व्यक्तियों के प्रति, और जिस तरह आपने बताया कि एक अलग फील आया कि लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो समाज से वंचित हैं, कहीं ना कहीं निम्न वर्ग के लोग हैं, काफ़ी जो छोटे वर्ग में बैठे हुए हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो आप उन लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए आपने किस तरह से अपनी सोच को बदला है? देखिए, मेरी सोच हमेशा से ये थी कि हम सबसे पहले देश को रखें, और उसी के तहत जो अन्ना आंदोलन चला था, जिसका मैंने जिक्र किया, जो कि एक बहुत ही भव्य आंदोलन था, जिसमें हमने कल्पना करी थी कि एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, जिसमें सिस्टम जो है बहुत स्मूथली काम करेगा, और अगर कोई भ्रष्ट होगा तो उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कोई केंद्र का मंत्री क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी अगर कोई कंप्लेंट आती है और वो सिद्ध हो जाती है कोर्ट की प्रक्रिया से, तो वो जेल के पीछे होगा। पर समहाउ ये आंदोलन पार्टी में कन्वर्ट होने के बाद, जिस लगन से, जिस युवाओं के को जोड़कर आगे लेकर आया था, वो पीछे छूट गया। जो एक सपना देश ने देखा था कि जो भ्रष्ट लोग हैं
उन्हें एक तरीके से पीछे सलाखों के देखा जाएगा। तो वो सलाखों के पीछे नहीं गए, पर एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं वो सामने आ गई। और यही विचारधारा जब मैंने हूबहू नेशन फर्स्ट, जब हम कहते हैं वो नेशन फर्स्ट की विचारधारा जब मैंने बीजेपी के अंदर देखी, तो मुझे ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ नेशन को फर्स्ट नहीं रखती, अपने कर्तव्यों को निभाने का काम करती है, जिसके पास सशक्त नेतृत्व भी है और विजन भी है। इसको देखते हुए मैंने ये फैसला लिया था। और मुझे लगता है कि जो बहुत अहम मुद्दे थे जिससे कहीं ना कहीं जनता आज तक सिर्फ स्ट्रगल कर रही थी या मैनिफेस्टो में देख रही थी, आज वो धरातल पर हो चुके हैं और होने जा रहे हैं, जो कुछ बचे हुए हैं। आप देखिए कि 50 साल से लगभग हमारे देश में 370 का मसला चल रहा था, 35A का मसला चल रहा था। जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था वो बार बार उठता था, पर राजनीतिक दबाव में कहीं बैक सीट पर आ जाता था। इसी प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा सामने आया, जो कि सदियों से चला आ रहा था। तो एक जब इच्छा शक्ति होती है कि जो आपकी जनता चाहती है, जो आपकी जनता के हित में है, उसको फैसला लेने के लिए आप किस प्रकार से दृढ़ता से जमे रहते हैं। जब आपके देश पर कोई संकट आता है तो आप अपने सैनिकों का किस प्रकार से मनोबल बढ़ाते हैं। ये सभी मुद्दे मुझे लगता है कि भविष्य के लिए और भारत को एक नई दिशा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लगातार बीजेपी इस कड़ी में काम भी कर रही है। आप एक युवा भी हैं और इतने वक्त के दौर में आपने देखा भी होगा राजनीतिक सफ़र में, और कहीं ना कहीं आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं। तो अभी हमारी भारत की जनता 65% से आबादी की ज़्यादा आवाम जो है वो निम्न वर्ग से नीचे हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, कुछ लोग ऐसे मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो उनकी असल ज़रूरतें अभी मंदिर या मस्जिद हैं, या धारा 370 आपने बताया, या 35A, या फिर कश्मीर के बाद राम मंदिर का मुद्दा। तो ये मुद्दे ज़्यादा बड़े हैं या फिर अभी हमें गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए? वो ज़्यादा बड़े थे, क्योंकि बीजेपी, एक थोड़ा सा सवाल मेरा, एक बीजेपी बात करती है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, और जब तक वन नेशन वन एजुकेशन, बहुत अच्छी बात है, वन नेशन वन एजुकेशन, पढ़ा लिखा हर व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ देश बदलने से हमारा भारत देश बदलेगा, या फिर हमारी सोच बदलने से देश बदलेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? आदिल जी, हम पिछले 70 साल से, जब से लगभग हमें आज़ादी मिली, हम तब से सुन रहे हैं कि गरीबी हटाओ। गरीबी हट गई क्या? सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि आप गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबी नहीं हटा सकते। आपको गरीबों के, वंचितों के अधिकार के लिए काम करना होगा। उनके लिए कुछ नियम कानून जो हैं आपको प्रावधान लाने होंगे, जिससे कि आप इनको आगे ला सकें। लगातार आप देखिए कि हम किस परिस्थितियों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज अगर 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी को आने के बाद शौचालय बनाने की बात करनी पड़ती है महिलाओं की अस्मिता के लिए, आज अगर 70 साल की आज़ादी के बाद हमें चूल्हा उपलब्ध कराना पड़ता है ताकि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो लंग्स की बीमारी से ना गुजर जाएं, वो जो लकड़ी जलाकर धुआं जो उनके अंदर जाता है जब वो खाना पकाती थी, उससे उनकी जान ना चली जाए, तो आप समझिए कि हमें 70 साल पहले कर लेना चाहिए था, हम आज कर रहे हैं। हमारे जो देश का गरीब है, जो मजदूर है, अगर वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाता था तो जो उसे राशन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से मुहैया होता है, उसके लिए कोई नियम नहीं, उसके लिए कोई कानून नहीं था। आज मोदी जी के आने के बाद वन नेशन वन राशन की प्रक्रिया आ गई है। आज अगर 35 साल के बाद हम अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी ला पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो देश के राजनेता हैं वो 70 साल से क्या कर रहे थे, वो 30-35 साल लगा देते हैं हमारे युवाओं के लिए, हमारे जो देश का बच्चा है उसके लिए एजुकेशन पॉलिसी लाने में। आज मोदी जी के पास विजन नहीं होता, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, उनको स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ वो अपने आप आत्मनिर्भर कैसे बने,
वो जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लिए खुद कैसे क्रिएट करें, इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट हर सरकार के एजेंडे में होता है। कोई उसको अच्छी साफ नियत से समय रहते करता है और कोई अपना कार्यकाल काटने के लिए बस समय गुजारता चला जाता है। आपने 70 सालों की बात की, आपने मोदी जी की बात की, आपने बीजेपी के विचारधारा की बात की, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मोदी जी के कुछ फैसले, डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा, एक अहम फैसला था। उससे क्या हुआ, इन्होंने जो अपना काला धन है उसकी कमर तोड़ना चाहिए, इन्होंने आतंकवाद से छुटकारा चाहा, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। उल्टा एक बड़े रूप से देखा जाए एक महामारी आई, एक आर्थिक मंदी आई काफ़ी दौर से, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी हमें इस वक्त दौर में। जीएसटी, आज जीएसटी हमारे यहाँ का युवा जो है 60-70% युवा जो है वो अपनी शुरुआत कर रहा है। अगर कहें विश्व में सबसे ज़्यादा अगर युवा कहीं है तो भारत के अंदर है। तो उस वक्त में हम इतने टैक्सों से उलझ चुके हैं कि आज बंदे की इनकम है 12,000 रुपये, उसको शो ऑफ करना है 20,000 रुपये, लेकिन को टैक्स कहाँ पेड करना है, गवर्नमेंट को शो ऑफ करना है। लेकिन जहाँ हम बताते हैं कि आज हमारा करप्शन जो है ना, ऊपर से नीचे तक हम डूबे हुए हैं इसमें। आज हर एक अधिकारी हर एक फील्ड में कहीं भी चले आए विदाउट हकीकत है, यह ज़िंदगी की हकीकत है हमारे भारत की, कि आप आरटीओ को काम से करवाने से लेके किसी भी आप सेक्टर में चले आए विदाउट आपका कमीशन दिए काम नहीं होता। फिर उस वक्त में ऐसे फैसले लेना। और आपको नहीं लगता कि हम हर फील्ड में जब एक चपरासी की वैकेंसी खुलती है तो बीएड, एमएड, एमएससी, बीएससी इतने पढ़े लिखे युवा उसको में आवेदन फॉर्म भरते हैं। तो हमारी एक जिस तरह से शिक्षा नीति बदली जाती है, उसी तरह से हमारी क्या राजनीति में एक नीति नहीं आ सकती जिसके अंदर एक वर्ग हो, जिसमें हम जिसके अगर ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, तभी वो पार्षद बन सकता है। इस तरह का क्राइटेरिया नहीं आ सकता। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में हम क्राइटेरिया लाने की बात करते हैं कि एजुकेशन जो है मिनिमम होना चाहिए, पर कई बार ये भी देखा जाता है कि जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी उतना समझदारी से निर्णय नहीं ले पाता जितना गांव का एक प्रैक्टिकल नॉलेज वाला जो व्यक्ति है। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था भी समझा देगा, आपको एजुकेशन नीतियां भी समझा देगा, आपको किस तरीके से जनरल रूल्स बनने चाहिए किसी संस्था के वो भी समझा देगा। तो एक ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। और कहीं हम मुझे लगता है कि अगर इस पे बहस हो और देश इस पे चर्चा करे तो निश्चित ही इस पे निर्णय लिया जा सकता है कि क्या वाकई में हम ये चाहते हैं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाए और हम समझते हैं कि वो एक अच्छा पॉलिसी मेकर भी होगा। तो आई डाउट, पर हाँ निश्चित ही चर्चा की जा सकती है। जहाँ तक आपने बात की डिमोनेटाइजेशन की, जीएसटी की, टैक्सेस की, तो देखिए कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे हम समझते हैं कि देश को एक नई प्रकार की धारा मिलेगी। हम कई सारी जो बुराइयां हैं हमारे आसपास की, आतंकवाद, ब्लैक मनी, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज्यादा आबादी जो है वो गरीब रह जाती है और चंद मुट्ठी भरे लोग जो हैं वो दिनों दिन अमीर हो जाते हैं। तो एक नियत होती है कि आप किस नियत से कौन सी पॉलिसी लाने का काम कर रहे हैं, उसी का एक प्रयोग डिमोनेटाइजेशन था। और वो सफल हुआ कि नहीं हुआ ये जनता ने फैसला किया है। और आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद यूपी का चुनाव हो और 2019 का चुनाव हो, जनता ने बहुत प्यार के साथ और खुले मन से दोनों बाहें फैलाकर नरेंद्र मोदी जी को दोबारा आशीर्वाद दिया है और उन्हें लाने का काम किया है। क्योंकि कोई फैसला गलत हो जाएगा इसलिए आप डर कर बैठ जाएं, इसीलिए आप अच्छा करने की जो मंशा रखते हैं उस पर बैकफुट पर आ जाएं, मैं तो इससे सहमत नहीं हूं कम से कम। जहां तक है जीएसटी की बात, तो हमारे देश में जिस प्रकार से 50 टैक्सेस 50 जगह पर लगाए जाते थे, अगर उसको रेगुलराइज कर एक टैक्स की बात होती है तो निश्चित ही समय लगता है। आप जो पुरानी प्रक्रिया से गुजर कर आ रहे हैं, पर उसको आप जब फॉर्मलाइज कर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने में सफल हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि ये बेहद ही अच्छी नीति है कि आप 50 तरीके के करों से बच जाएं और वन नेशन वन टैक्स की ओर आगे बढ़ें। इसके अलावा एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, एक धर्मवाद जो राजनीति है उस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, धर्म जो है
हमारी आस्था का विषय है। और हम जिस देश में रहते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हम पालन करते हैं, इसमें हम धर्म को भी नहीं नकार सकते और किसी की आस्था को भी हम पीछे नहीं रख सकते हैं। तो धर्म भी ज़रूरी है और धर्म के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी आवश्यक है। जिस तरह से आप एक महिला हैं और व्यक्तिगत तौर पर एक सवाल है मेरा, ना तो बीजेपी से रिलेटेड है ना कांग्रेस से। आप क्या सोचती हैं कि सरकार किसी की भी हो, उसको क्या कड़े कदम उठाना चाहिए जिस तरह से महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों पर रोक लगे? देखिए, कानून बहुत कड़े हैं हमारे पास में, सिस्टम थोड़ा स्लो हो सकता है, कई बार जस्टिस मिलने में कई समय लग जाता है, कई साल गुजर जाते हैं। जिस प्रकार से हमने एक बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक निर्भया का केस देखा, जहाँ पे पूरा देश इकट्ठा हो गया था, वहाँ पर हमने ये पाया कि निर्भया को जो एक तरीके से हम कहें कि आरोपियों को सजा मिलने में 8-9 साल लग गए। तो एक सिस्टम के साथ साथ, एक कानून के साथ साथ जो बहुत आवश्यक है वो ये है कि हम अपने जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसको हम कैसे स्पीड अप करें। ये हो गया एक पहलू। दूसरा कि सरकार क्या इस पे सीरियसली काम करती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र में बैठी कोई भी सरकार हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उनके जो देश की बेटी है उसके साथ इस प्रकार का कोई भी हीनियस क्राइम हो। पर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की नीतियां बनाने से हमारे घर की बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। अक्सर हम जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो ये देखते हैं, दादी का पोते ने रेप कर दिया, पिता ने बेटी का रेप कर दिया, चाचा ने भतीजी का रेप कर दिया, मामा ने भांजे का रेप कर दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी का रेप कर दिया। तो आप ये देखिए कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। एक जब बच्चा पैदा होता है और माँ बाप उसकी परवरिश करना शुरू करते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप बचपन से अपने बेटे और बेटी को समान तौर पर साथ में बिठाएंगे, आप उन्हें दोनों को समझाएंगे कि ये दोनों बराबर हैं। आप अपने घर से शुरुआत करेंगे जब अपनी बेटियों को बताना कि तुम्हारा भाई बाहर आया है तो उसके लिए पानी लेकर आओ, और जब उसकी बहन बाहर से आए तो बताएं कि आपकी बहन बाहर से आई है, आप उनके लिए पानी लेकर आइए। अगर हम अपनी बेटी से कहते हैं कि आप रोटी बनाकर भाई को दीजिए, तो हम अपने बेटे से भी कहें आप रोटी बनाकर अपनी बहन को दीजिए। आप संस्कार जब डालते हैं तो आप उनमें एक इक्वालिटी का भाव भी डालें। जब आप ये घर से शुरुआत करेंगे, जब आप महिलाओं की इज्जत, बीवी की, बेटी की, बहन की इज्जत जब आप घर से करवाना शुरुआत करेंगे, तो वो उसी नजरिए से बाहर की महिला को भी दिखेगा। बाहर जो बहन जा रही है उसे भी उस नजरिए से देखेगा। जहां पर हम समाज में बंटवारे का काम घर के अंदर से शुरू करते हैं, तो समाज तो वहीं पर बिखरना चालू हो जाता है। इसके अलावा आखिरी मेरा सवाल है आपसे कि आप अपने आप को इस राजनीतिक सफ़र में कहाँ तक देखती हैं? देखिए, मैंने इस बारे में विचार नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैं जिस उद्देश्य के लिए आई हूँ, अगर मैं ये जो एक मुस्कान किसी के चेहरे पर देने के लिए आई थी, अगर ये मल्टीप्लाई दिनों दिन होती जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और जहाँ तक बात है कि ये सफ़र कहाँ तक पहुँचेगा, इसके लिए जनता तय करेगी, संगठन तय करेगा। और आज तक जिस हिसाब से मुझे जनता की ओर से प्यार मिला है या फिर जिस तरीके से संगठन का साथ मिला है, अगर ये निरंतर चलता रहा, आप सभी की शुभकामनाएं रही, तो सफ़र लंबा होगा और बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और कि आम जनता कहीं ना कहीं जब एक नया फेस आता है बाहर, और राजनीतिक दौर में जब युवा प्रवेश करते हैं तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो वो अपने नेता को, अपने लीडर को जानना चाहते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। तो मैं आपका नज़रिया, आपका स्वभाव देखना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी विचारधारा कैसी है व्यक्तिगत तौर पर नॉर्मली? देखिए, किसी भी लीडर को अगर आप कभी भी जानना चाहते हैं कि वो कैसा है, तो मुझे लगता है कि अब तो बहुत वाइड एंगल है उसको जानने के लिए। आपके पास सोशल मीडिया का माध्यम है। आप उन्हें अगर व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिल पा रहे हैं बहुत लगातार, तो आप उनकी कार्यशैली को सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। आप उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं।
आप अपने मुद्दों को रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप मुद्दे भी रखते हैं उनके सामने, तो आपको परखने का भी मौका मिलता है। आपको ये भी समझ में आता है कि वाकई में क्या ये जनता की सेवा करने के लिए व्यक्ति जहाँ पर भी स्थापित है वो उसी उद्देश्य से है, या फिर सिर्फ एक सो कॉल्ड राजनीति का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जानने परखने का, आइडियोलॉजी जानने का, अगर पूर्व में आपके कोई आदर्श नेता हैं तो आप उनके बारे में पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए, उनको समझने का प्रयास करिए, आइडियोलॉजी को समझिए। और आइडियोलॉजीज को जब मैं समझने की बात करती हूँ, तो जब आप जिन्हें पसंद करते हैं उनकी आइडियोलॉजीज को समझते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप जो उनके विपक्ष में हैं उनकी आइडियोलॉजीज को भी बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से समझिए, उनकी बायोग्राफीज को पढ़िए, उनके जो वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है उनके भाषणों को सुनिए। इससे क्या होता है कि आप दो विचारधारा को पैरेलल रख के, निष्पक्ष होकर उसके बारे में जो है अपनी समझ बना पाते हैं, और यही एक बेहतर तरीका। आप किसके नक्शे कदम पर चलती हैं और किसको फॉलो करती हैं? देखिए, बहुत सारे कोई एक ऐसा हैं। लीडर जिसको आप आदर्श मानती हो अपना? मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदर्श मानती हूँ। इसका कारण ये है कि आज जहाँ पर राजनीति कई मामलों में, कई हिस्सों में जो उसका स्तर है गिरता जा रहा है, वो एक ऐसे बेहतरीन नेता थे, वो एक ऐसे आदर्शवादी नेता थे कि अगर वो अपने विरोधी दल पर किसी प्रकार का कटाक्ष भी करना चाहते थे, तो एक उनका कविता का अंदाज होता था, एक उनका हास्य का अंदाज होता था, पर भाषाई मर्यादा जो होती थी वो हमेशा बरकरार रहती थी। और अगर मुझे थोड़ा भी मौका मिला तो मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। चलिए, उपचुनाव सर पर हैं और काफ़ी करीब हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को कि किस तरह से उपचुनाव को लेकर वो अपने वोट का सही तरह से उपयोग करें? देखिए, सबसे पहले तो आदिल जी, अभी जो समय चल रहा है वो कोरोना पैंडेमिक का है। तो मैं दर्शकों से आपके ये कहना चाहूँगी कि आप अपने मतदान का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें, जाकर मतदान करें। लोकतंत्र का ये महापर्व है, पर एसएमएस फॉर्मूले को ज़रूर अपनाएं, यानी कि आप सैनिटाइजेशन ज़रूर करें, हाथों को 20 सेकंड से अधिक धोएं या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी बना कर रखें। इससे आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। और इसके साथ साथ, क्योंकि अब जो हमारा मतदाता है बहुत जागरूक है, मैं उसको ये कहूँगी कि आप ये समझिए कि अगर 70 साल के बाद भी मध्य प्रदेश में शौचालय अब बनाने पड़े हैं पिछले 10-15 सालों में, तो आप किसे वोट देना चाहेंगे? अगर आपके घर में रसोई गैस अब उपलब्ध हुई है तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? अगर आपको अब आवास जाकर उपलब्ध हो रहा है 70 साल की आज़ादी के बाद, अभी तक आप अपने घर के लिए मोहताज थे, तो आप किसको जाकर वोट देना चाहेंगे? अगर जो छोटे रकबे का किसान है, पौने एक एकड़ वाला, अगर उसे किसान सम्मान निधि मिल रही है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की ओर से, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? अगर कोई प्रतिनिधि वर्ग, जात में आपको बंटवारा करने का प्रयास कर रहा है, अगर कोई रेपिस्ट आके चुनाव लड़ रहा है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? अगर रेप की घटना होने के बाद कांग्रेस जैसा विपक्षी दल जाकर मिठाई बांटता है प्रोटेस्ट होने के बाद, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। जनता समझदार है और मुझे लगता है कि अपने मताधिकार का जनता उपयोग ज़रूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी तमाम जानकारी और व्यक्तिगत तौर पर हमसे बात करने के लिए। आपने देखा कि हमारे साथ हैं हमारे एक खास मेहमान नेहा बग्गा जी मौजूद हैं, और इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर या सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से अपनी विचारधारा हमारे सामने रखी है, और आखिरी में इन्होंने एक हक बात और एक सच बात आपके सामने रखी है कि आप सोचिए, समझिए और जानिए, और अपने मत के अधिकार का पूर्ण रूप से सही जगह उपयोग कीजिए। धन्यवाद।